हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क हो गया था अपना, उसके आगे कंटिन्यू करना है। C5 लिखवा दिया था मैंने आप लोगों को। C5 मतलब वही सर्कुलर आर्क का जो रिजल्ट है, ठीक है। उसके एप्लीकेशन बता दिए थे। सेमी सर्कल हो, n नंबर ऑफ टर्न हो, तो रिजल्ट्स क्या आएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लो ये एक वायर है, एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है L। इस वायर से हमने कॉइल बनाई जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू B है। समझ में आया अरेंजमेंट क्या किया गया। L लेंथ का एक वायर था, L लेंथ के वायर को बेंड करके क्या बना दिया, एक सर्कुलर कॉइल बना दी, और उस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है B। फिर क्या किया, उसके बाद इसी कॉइल से, मतलब इसी वायर से को ऐसे फोल्ड करके n नंबर ऑफ टर्न का एक कॉइल बनाया, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B डैश, वो क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सिंगल टर्न की कॉइल बनाई तो फील्ड कितना था B, n टर्न का कॉइल बना देंगे तो फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट वही दिया रहता है कितना I, और उसी वायर से बनाया। अब हमने जो कॉइल के रिजल्ट देखे वो क्या देखे, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू फाइव में हम लिखते हैं इंटू पाई। अब आप लोग समझते हैं कि जैसे जैसे मान लो मैं n नंबर ऑफ टर्न बनाऊंगा तो n का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, लेकिन एक और समस्या है, उसी वायर से अगर n टर्न का कॉइल बनेगा तो कॉइल भी तो छोटा हो जाएगा। सिंगल टर्न का कॉइल बड़ा बनेगा और n टर्न के कॉइल, तो जो रेडियस इसकी होगी वो रेडियस उसकी थोड़ी ना होगी, है ना। रेडियस कम हो जाएगी तो फील्ड और बढ़ जाएगी, n नंबर ऑफ टर्न आने से तो बढ़ती बढ़ती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस कॉइल का रेडियस में मान लेता हूं कितना, कैपिटल R, और इस कॉइल का रेडियस में मान लेता हूं कितना, स्मॉल r। तो बताओ, एक जो कॉइल है सर्कुलर कॉइल, इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r, और ये 2 पाई r कहां से आया, L से। ये L लेंथ के वायर ने बनाया है कितना 2 पाई r, तो इसका r जो है वो कितना हो जाएगा बताओ, रेडियस L बाई 2 पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी होगी कौन, B, उसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस, और रेडियस है L बाई 2 पाई, तो L बाई 2 पाई कहां जाएगा ऊपर, और अगर आप जानते हो तो वहां पहले से 2 पाई है, एक 2 पाई वहां पे पहले से होगा। कौन सा 2 पाई पहले से होगा, वो C5 का जो फाई है, 360 डिग्री का एंगल कितना होता है 2 पाई रेडियन, तो वो 2 पाई तो पहले से है, और एक 2 पाई और पहुंच गया ऊपर। कैसे पहुंचा, L बाई 2 पाई की वजह से, तो ऊपर हो गया 2 पाई स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया 2 पाई का स्क्वायर। अब इधर आते हैं, यहां पे एक सिंगल टर्न का लेंथ कितना होगा, वही 2 पाई r, बट एक टर्न थोड़ी ना है, कितने टर्न है n, 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r, कितने टाइम है n टाइम, तो कितना हो जाएगा n इंटू 2 पाई r। कहां से आया ये, वही लेंथ L ने बनाया होगा। तो यहां से r को क्या लिख सकते हैं, वहां L बाई 2 पाई लिख सकते हैं, L बाई n 2 पाई लिखना पड़ेगा। चलो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, B डैश इज इक्वल टू, बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस L बाई n 2 पाई, और ऊपर पहले से एक n 2 पाई होगा। n टर्न की कॉइल के लिए फाई की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, n 2 पाई, तो बताओ L बाई n 2 पाई का अगर ठीक से देखा जाए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई L और 2 पाई का होल स्क्वायर, ये वो है पुराने फील्ड। इसमें एक ही चीज एक्स्ट्रा आ रही है, ओनली क्या, n स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, B डैश इज इक्वल टू, B डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर B। अरे B डैश इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, छापिए, लेंथ अगर कांस्टेंट हो तो फील्ड n स्क्वायर टाइम हो जाती है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक सिंगल टर्न की कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसको फोल्ड करके 3 टर्न का एक कॉइल बना दिया, तो सेंटर पे फील्ड कितनी होगी 9b। नंबर ऑफ टर्न 3 की है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9b। हो गया अभी। एन स्क्वायर बी टाइम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस आर, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे यहां। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक हेडिंग पढ़ते थे कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पे फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हुआ करता था, सी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2। ऐसा रिजल्ट आपने देखा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट थे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होती थी, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर पे कितनी है, सी इंटू 2 पाई। तो ये वैसे ये जो कॉइल होती है एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। तो इस बात को हम थोड़ा सा डिटेल जो है वो डाइपोल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि सेंटर पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बी सेंटर, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बी एक्सिस। ठीक है, ये एक्सियल फील्ड है और वो कौन सा फील्ड है सेंटर का। इनका रेशियो पूछा जाता है। तो बी सेंटर बाई बी एक्सिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अभी कैसे आया ये सब डाइपोल में बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल में, लेकिन अभी कॉइल के लिए याद रखना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे। सेंटर और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। छापे।
सैटरडे टेस्ट का सिलेबस, संडे नहीं, सैटरडे टेस्ट का सिलेबस आपका है इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर और मैग्नेटिज्म। बायो में अपना क्या बोलते हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, 5 चैप्टर। टेस्ट सैटरडे सुबह 8 से 11। सैटरडे को क्लासेस नहीं है। विसर्जन 11 बजे के बाद, सिविल ड्रेस में आना। टेस्ट दे देना 11 बजे तक, आंसर की अपन संडे के दिन देंगे। ना मूड अच्छा होना चाहिए, ना मूड बुरा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सेंटर और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। बी सेंटर बाई बी एक्सिस 1 प्लस एक्स स्क्योर बाई आर स्क्योर की होल पावर कितनी, 3/2। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक स्क्वायर लूप है और यहां से करंट आ रहा है, मान लो कितना I, और यहां वापस से बाहर निकल जा रहा है कितना I। अब यहां से जो करंट आएगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, कुछ नीचे से जाएगा I1 और कुछ ऊपर से जाएगा I2। ऊपर से क्या रहेगा I2। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है। तो नीचे कितने वायर हैं, एक वायर है। अगर I1 करंट के अगर आप देखोगे तो I1 के लेफ्ट में है सेंटर, और लेफ्ट ऑफ करंट कैसा फील्ड होता है, डॉट, LCD, याद है आपको। तो I1 की वजह से यहां पे कैसा फील्ड होगा, डॉट। और जो I2 करंट है उसके राइट में देखिए आप ठीक से, I2 के ये राइट में, ऐसे सोच लो I2 क्लॉकवाइज है तो मैंने क्या लिखवाया था रूल, क्लॉकवाइज करंट तो सेंटर पे क्रॉस फील्ड होगी, और एंटी क्लॉकवाइज I1 तो उसकी वजह से कैसे फील्ड होगी, डॉट। I1 के वजह से डॉट फील्ड होगा, I2 की वजह से क्रॉस फील्ड होगी। ज्यादा फील्ड किसकी होगी, I1 की, I2 की, I2 की। क्यों, क्योंकि उसमें 3 ब्रांच जुड़ी हुई है। गलत बात। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये अकेला है और वो कितने हैं, 3 है, लेकिन वो 3 है उसका उनको फायदा है कि वो 3 मिलके फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये अकेला। लेकिन उनके 3 होने का उनको एक नुकसान भी है कि अगर एक साइड का रेजिस्टेंस अगर आप R मान लो तो तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, 3R, और नीचे ये अकेला कितना है, R। अब ये जो करंट आएगा ये इस जंक्शन पे डिवाइड होगा इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको करंट कम मिलेगी और जिसका कम है उसको, समझ में आया क्या। तो चलो I करंट को डिवाइड करते हैं, इधर रेजिस्टेंस कितना है R और ऊपर कितना है 3R, मतलब 1:3 का रेशियो है। तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। तो बताओ I1 की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 टाइम ऑफ I है ना, और I2 का वैल्यू कितना होगा, 1/4 टाइम ऑफ I, मतलब I/। अब बताओ कौन ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नीचे वाला वायर या ऊपर वाले वायर। नीचे वाले वायर के पास ट्रिपल करंट है ऊपर वाले वायर्स के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि 1/3 रेजिस्टेंस है। अब होता क्या है कि मान लो ये अकेला एक वायर सेंटर पे B फील्ड प्रोड्यूस करता है, कितनी, B। कौन सा वायर, ये जो वायर दिख रहा है आपको, तो ये अगर B प्रोड्यूस करेगा तो ये 3B प्रोड्यूस करेगा। इसकी वजह से अगर फील्ड यहां पे B है तो इसकी वजह से कितनी है, 3B, ट्रिपल फील्ड है। क्यों, क्योंकि करंट ट्रिपल है। बट वो अकेला नहीं है, B और B, 3 वायर की मिला के कितनी हो जाएगी, 3B। तो वो तीनों मिलके कितनी प्रोड्यूस करेंगे, 3B। उतनी ही अकेला प्रोड्यूस करेगा कितनी, 3B। 3B डॉट 3B क्रॉस, आंसर 0। जितनी करंट डॉट है उतनी करंट, सॉरी जितनी फील्ड क्रॉस है उतनी फील्ड क्या है, डॉट भी है, और डॉट और क्रॉस ऑपोजिट होती है।
इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो नेट आंसर क्या आ गया? 0। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये अकेला वायर उन तीन को कैसे बैलेंस कर पाएगा, तो कुछ क्या करते हैं, बोले एक वायर से एक वायर कैंसिल और दो वायर की जो बची वो निकाल के आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या आएगा? 0 आने के पीछे का रीजन समझ में आया क्या? वायर चाहे अकेला है, वो अकेला होने का एक नुकसान है कि वो उसको अकेले को फील्ड प्रोड्यूस करना है, लेकिन एक फायदा भी है कि अकेला है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा मिलेगी, और करंट ज्यादा मिलेगी तो फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। ट्रिपल करंट मिलेगा तो वो तीनों मिलके जो प्रोड्यूस करेंगे उतनी है, अकेला कर देगा, नेट आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऐसे एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो कॉइल सर्कल के फॉर्म में है और ये हो गया सेंटर, और यहां बैटरी जुड़ी हुई हो, यहां से करंट आया आई और इधर से करंट निकल के गया कितना? आई। अब आई में से इधर जाएगा I1 और ऊपर जाएगा I2, ऐसे घूम के आ रहा है, I2 ऐसे घूम के आ रहा है, I1 ऐसे जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटा सा सेगमेंट है C5 में I1 वाला, और I2 एक बड़ा सर्कल है, लेकिन बात वही हो जाती फिर कि जो इसकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी। तो इसके पास एक फायदा है, क्या फायदा है? ज्यादा एंगल होना, लेकिन एक नुकसान भी है, एंगल ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो करंट कम मिलेगी। तो ये जो छोटा सा सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये ऊपर वाले सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर देगा। ये क्लॉकवाइज करंट इसकी फील्ड क्रॉस आएगी और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की फील्ड डॉट आएगी। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना आएगा? 0। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती? ये तो इतना सेगमेंट, इसको और छोटा सा सेगमेंट भी कर दोगे तो वो उतना छोटा सा सेगमेंट पूरी रिंग को बैलेंस कर देता है। अरे वो छोटा सा सेगमेंट जो होता है वो पूरी कंप्लीट रिंग को बैलेंस करने में कैपेबल है। आया कि नहीं आया समझ में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट, वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0। हाँ भैया, क्लियर। बढ़े आगे। बढ़े क्या आगे? ठीक है। अब पढ़ लिया हमने कि एक स्ट्रेट वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक सर्कुलर कॉइल कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करना है
तो 2-5 मिनट का टाइम लेके फटाफट फटाफट रिवाइज करो। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां से हेडिंग डलवाई थी वहां से लेके आज तक का कंटेंट याद होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां हेडिंग डलवाई थी वहां से लेके अभी तक का कंटेंट पूरा याद होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आधी इधर रख दो आंटी और आधी इनको दे दो बस। हाँ, तो एक एक रखते जाओ, बाकी पीछे देते जाओ। देना 1 मिनट। क्या बता दूंगा अभी। अभी पहले थ्योरी रिवाइज करो आप मैग्नेटिज्म की। अच्छा तुम बचे हो भी। सबके पास है ना सीट? सीट पहुंच गई सबके पास? हाँ भैया। थ्योरी अगर आप लोगों ने रीड कर ली हो तो आपके पास क्वेश्चंस हैं कुछ, कितने हैं? 28। ये 28 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, ठीक है? अभी नहीं करना है, पहले मैं जो बोर्ड पे करा रहा हूं वो क्वेश्चंस करना है। पहले मैं करवा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद आपको ये ट्राई करना रहेगा। स्टार्ट करें। थ्योरी रीड कर लिया आप लोगों ने? लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। नोट्स में लिखना है ये जो मैं बोलते जा रहा हूं, बाकी सीट को आपको नोट्स में नोट डाउन नहीं करना, और अब पिच पे सॉल्व करके लिखिए। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट पी। पहला क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और ये रहा पॉइंट पी। दूसरा क्वेश्चन, एक स्क्वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और ये रहा पॉइंट पी। तीसरा क्वेश्चन, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल, करंट फ्लो हो रहा है आई और ये रहा पॉइंट पी, सेंटर पे मतलब। फोर्थ, फिर एक स्क्वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और पॉइंट पी उसके सेंटर पे। फिफ्थ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। साइड ए मान के चलना है, आप लोग समझदार हैं, इतना तो आप जानते हैं। साइड कितनी मान के चलना है इनकी सबकी? ए। सिक्स्थ, जहां पे साइड मुझे कुछ देना होगी वहां मैं खुद ही बनाऊंगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है और यहां है पॉइंट पी। भाई ये करंट अगर मैं एक जगह बना रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि एक ही वायर में ना पूरे लूप में घूम रही है ना, ऐसा नहीं कि एक ही वायर का निकाल के आंसर टिक कर दिया। सेवेंथ क्वेश्चन, फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है और यहां है पॉइंट पी। बना लिए सातों? हाँ भाई। सेवंथ वाले में करंट मान ले यार, आई आई करंट और क्या। अरे इस साइड किस साइड नहीं, मैग्नीट्यूड बताओ अभी तो, डायरेक्शन तो अपन निकाल ही देंगे। क्लॉकवाइज रहेगा तो क्रॉस और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो। आपको क्या लगता है मोगेम्बो डायरेक्शन से कुछ थोड़ी ना होगा, मैग्नीट्यूड से होगा। मैग्नीट्यूड निकाल के लाओगे तो खुशी होगी कि हाँ डायरेक्शन तो कोई भी बता देगा, क्लॉकवाइज तो क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट। किधर भी मान लो आई करंट। हो गए साथ, आगे बढ़ू मैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री।
मतलब बेस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ गुड क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। पॉइंट पी यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 8 9th में एक सर्कुलर कॉइल है, क्या है? सर्कुलर एक कॉइल जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टोटल टर्न है, और पॉइंट पी कहाँ है? उसके सेंटर पे। पॉइंट पी कहाँ है? सेंटर पे। इनफाइनाइट लेंथ का ये एक वायर है, ये करंट आई आया, आई गया, यहां से आर डिस्टेंस पे यह एक पॉइंट है, पॉइंट पी। ये एंगल अल्फा है। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 10। हो गया क्या? हो गए? हटा दे। हो गया क्या अभी? 11वां क्वेश्चन।
रेडियस आर मान लेना ना इसका, रेडियस क्या मान लोगे, कैपिटल आर रेडियस मान के चले अपन। हो गए 12। चले अगले पेज पे। बस बहुत सारे अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं। हो गया, अभी 12 हो गए। 13। अरेंजमेंट तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, मैं इसलिए उनमें से कुछ ही बना रहा हूं अभी। क्या क्या हो गया था, सीधा नीचे ले गए थे ना अपन, सीधा नीचे ले जा चुके हैं ना उधर, तो सीधे ले आओ। हो गया। अब आपको जो सबसे पहले ट्राई करना है वो कौन से क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले करना है 11 12 13 14। 11 12 13 14 आप पहले करेंगे, फिर आपको ट्राई करना है 9 और 10, फिर कोई भी कर सकते हो, फिर 1 से कर लेना, फिर तो 1 से स्टार्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। कल डिस्कस करें इसको हम।
अभी बैठ के करेंगे अब आधे घंटे में सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस पे पहुंच जाएंगे अपन, सोलेनॉइड, टोरॉइड और सिलेंड्रिकल वायर। लेकिन ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी, इस पे क्वेश्चंस लगातार आते हैं। कर लोगे? कल कौन आप लोगों से पूछेगा वापिस कि कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या था? एक दो बता के जाऊं क्या कोई से? बोलो। 11, 12, 13, 14। 11 बताता हूं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो। मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूले हैं जो हमको लगाने हैं, जो आपने नोट्स में लिखे हैं। लाइक जैसे सर्कुलर कॉइल की वजह से हम लगाएंगे C5। वायर अगर मिल गए हमको तो वायर के लिए क्या लगाएंगे? वही C sin अल्फा प्लस साइन बीटा वाला जो केस रहता है, उसमें भी नॉर्मली हमको लॉन्ग वायर ही मिलते हैं, तो C1 C2 ही चलेंगे। सेमी इनफाइनाइट के लिए C1 और इनफाइनाइट अगर हुआ तो क्या हो गया? C2। अब क्वेश्चन नंबर 11 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेगमेंट्स, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर कॉइल, स्ट्रेट वायर। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरा क्वेश्चन कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट्स में है। पहले एक स्ट्रेट वायर है, फिर एक कॉइल है, फिर एक स्ट्रेट वायर है। सबसे पहले इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहां पे फील्ड सोचना है 0, क्योंकि एक्सिस पे आ गया, वायर खत्म। बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं आपको। ये डरावने लगते हैं केवल डायग्राम बस, बाकी है बहुत सिंपल चीज। ये हटा दूं मैं, इसका फील्ड 0 है पक्का, इस वायर का भी 0, क्योंकि इस वायर के भी वो पॉइंट कहां है? लाइन में आ गया, एक्सिस पे आ गया। अब क्या बच गई? कॉइल। कॉइल में कैसा करंट है? क्लॉकवाइज, और ये वो 270 डिग्री वाला केस है। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ये तो अपना सी हो गया। कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है? C5, और इसका जो फाई होता है वो कितना होता है? 3 पाई बाई 2, और क्लॉकवाइज करंट तो क्रॉस फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। ये आंसर क्वेश्चन नंबर किसका? 11 का। आया नहीं है समझ में? पक्का? म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर 3 पाई बाई 2 क्रॉस। आंसर लिख लीजिए। 12 करते हैं हम। 12 करोगे ट्राई? ग्यारहवां लिख लिया, हटा दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। फिर 3 सेगमेंट में क्वेश्चन अपना, वायर, कॉइल, वायर। इस वायर का फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट इस वायर के एक्सिस पे आ गया। अब किसी का भी 0 नहीं होगा, कॉइल का भी बचेगा और वायर का भी बचेगा। तो कॉइल का आंसर तो वापस से वही आएगा। कौन सा भाई? वही 270 डिग्री वाला केस बनेगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 3 पाई बाई 2। तो वो तो समझ में आ गया। कैसा होगा फील्ड? क्रॉस या डॉट? कैसा करंट है ये? क्लॉकवाइज करंट, और क्लॉकवाइज करंट तो फील्ड कैसा होगा? क्रॉस। अब ये वायर है, इधर कहां तक है कुछ नहीं बोले तो इनफाइनाइट तक मानना है, ठीक है? तो वायर के एक एंड से कुछ डिस्टेंस पे फील्ड पूछ ली। क्या ये सेमी इनफाइनाइट का केस है? क्या ये सेमी इनफाइनाइट का केस है? भाई ऐसा अरेंजमेंट है, एक वायर है, यहां फील्ड पूछी एक एंड पे, और दूसरा इधर कहां तक है? वो कुछ नहीं बोला तो ये वायर इधर कहां तक है? इनफाइनाइट तक। तो ये कौन सा केस है? सेमी इनफाइनाइट। याद है आपको? सेमी इनफाइनाइट, एक एंगल 0 बनता था और एक 90, इसीलिए बोला रिवाइज करके रखना, यूज वही होगा। तो सेमी इनफाइनाइट की फील्ड कितनी होती है? C1। कितनी होती है? तो इसकी फील्ड हो जाएगी C1, और कॉइल की वजह से जो फील्ड हो जाएगी वो 3 पाई बाई 2, C इंटू 3 पाई बाई 2। हाँ है ना? कॉइल की फील्ड होगी C इंटू 3 पाई बाई 2 क्रॉस, और वायर की होगी C1 डॉट। ये डॉट कैसे पता किया?
स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? लेफ्ट ऑफ करंट डॉट फील्ड, राइट ऑफ करंट। स्ट्रेट वायर के लिए एलसीडी बताया था कि करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो लेफ्ट हैंड पे डॉट फील्ड, राइट हैंड पे। ये पॉइंट पी इस वायर के कहां है, लेफ्ट में या राइट में? तो एक फील्ड डॉट हो गई और एक डॉट आपकी तरफ आउटवर्ड और क्रॉस मेरी तरफ इनवर्ड, तो दोनों में एंगल कितना? 180 डिग्री, तो दोनों माइनस होगी। दोनों फील्ड जुड़ेगी या माइनस होगी? बस यही सोचना है कि कॉइल की फील्ड और वायर की फील्ड जुड़ेगी या क्या होना चाहिए। 0 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री, कभी कभी 90 डिग्री बन जाता है, तो अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी हो सकता है, वो भी चांसेस है। लेकिन अभी एट द टाइम अगर हम बात करें तो फील्ड डिफरेंस, अच्छा ज्यादा फील्ड किसकी होगी, कॉइल की या वायर की? C1 ज्यादा या C3π/2 ज्यादा? भाई C तो दोनों में है, 1 ज्यादा कि 3π/2 ज्यादा? 3π/2 ज्यादा, उसमें भी 1 ज्यादा बता रहे लोग। पाई का वैल्यू 3 होता है, 3 3 जा 9, 3.14 होता है, 3 भी मान लो, कम भी मान के चलो तो भी 4.5 है वो वैल्यू, है ना? तो बड़ी फील्ड किसकी है, कॉइल का या वायर का? कॉइल का। तो नेट आंसर क्रॉस आएगा कि डॉट? भाई नेट आंसर उसके हिसाब से आएगा जो फील्ड ज्यादा है, और ज्यादा फील्ड कौन है? क्रॉस है। बताओ फाइनल आंसर बोलो, फाइनल आंसर बोलो जल्दी फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4πI/r, ये तो सी है, ठीक है। 3π/2 माइनस, क्या गलत है आंसर? क्रॉस क्यों लिखा? क्योंकि कोयल का फील्ड ज्यादा है। 3π/2 में से 1 माइनस क्यों हुआ? एक है C 3π/2, एक है C1, दोनों में से C कॉमन आ जाएगा, 3π/2 माइनस 1 आंसर। समझ में आ रहा क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, ये तो पेज ही क्लियर हो गया। लिखना था क्या? लिख लिया, आंसर ही लिखते जाइए आप। सॉल्यूशन तो क्या है, सॉल्यूशन तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं वैसे भी, इसमें लिखने जैसा कुछ होता ही नहीं। सोचना है, दोनों फील्ड जोड़ना है, घटाना है, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगी, ऑपोजिट हुई तो घट जाएंगी। बोलो भाई इसका आंसर क्या आएगा? ये वाले वायर का 0 क्यों? कॉइल का बचेगा क्लॉकवाइज तो क्रॉस, इस वायर का बचेगा, इस वायर के वो कहां है, पॉइंट कहां है इसके, राइट में, और राइट ऑफ करंट क्रॉस फील्ड। एलसीडी लेफ्ट में डॉट होती, राइट में कैसी होती, क्रॉस। दोनों फील्ड क्रॉस हो गई। कौन सी दोनों? कॉइल का आएगा C इंटू 3π/2 और वायर सेमी इनफाइनाइट है तो उसका आएगा C1 और C 3π/2, दोनों क्रॉस है तो नेट आंसर क्रॉस ही आएगा और दोनों फील्ड जुड़ जाएंगी। आंसर क्या आएगा बोलो फटाफट, जिसको चमका वो आंसर बोलो। म्यू नॉट बाई 4πI/r 3π/2 प्लस 1 क्रॉस। आया नहीं आया? ये सी पाई नहीं, 90 डिग्री है वो, π/2, C π/2, इसका आंसर आएगा C π/2। क्यों? क्योंकि ये वाले वायर का 0, क्योंकि इस वायर के एक्सिस पे हो गया, ऊपर वाले वायर का भी 0 क्योंकि इसके भी, ठीक है। अब बची एक ये कोयल ओनली, और कोयल में एंगल कितना, 90 डिग्री का रिजल्ट हम जानते हैं, बोलिए। म्यू नॉट बाई 4πI/r तो C हो गया इंटू π/2 क्लॉकवाइज करंट है तो आ रहा है समझ में आप लोगों को कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? और ये क्वेश्चन ऐसे होता तो
प्लस हो जाता C1 या माइनस हो जाता C1? ये वाले वायर की वजह से फील्ड आ जाती है यहाँ पे, हाँ ना, सेमी इनफाइनाइट C1, और उसके राइट में है तो फील्ड कैसे आती? क्रॉस, तो क्या लिखते हैं? प्लस C1। और मान लो ऐसा होता तो दोनों वायर की आती, इसकी अभी आती C1 और उसकी भी आती C1, दोनों के राइट में दोनों की क्रॉस आती, तो C1 C1 C2 C2 और ये C पाई बाई 2 इसका है ही ऑलरेडी, सब जुड़ जाते, सबकी फील्ड क्रॉस आती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 सेगमेंट हो जाएंगे, यहां तक एक वायर हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट, फिर कॉइल हो जाएगी, फिर एक वायर हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट। कौन सी? क्रॉस। ये वायर इधर करंट जा रहा है तो इसके राइट में ना पॉइंट P कहां है? राइट में, तो राइट में फील्ड कैसी आएगी? क्रॉस। कॉइल की सोचना है C रूल से, क्लॉकवाइज करंट तो क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट, तो इसकी भी कैसी आ गई? क्रॉस। ये वायर में से करंट जा रहा है तो वो ऊपर इसका लेफ्ट आएगा, इधर करंट का लेफ्ट राइट सोचना है तो इधर राइट आएगा, राइट में कैसी होती? क्रॉस। इसकी भी क्रॉस, इसकी भी क्रॉस और इसकी भी क्रॉस, सारे क्रॉस जुड़ जाएंगे। इसका C1 प्लस इसका C पाई बाई 2 प्लस उसका फिर C1, तो डायरेक्ट C1 C1 क्या कर सकते हो? C2 प्लस C पाई बाई 2, C कॉमन 2 प्लस पाई बाई 2 और C वही म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं। अब इधर सारे टफ क्वेश्चन तुमने करवा लिए, तुमने बोला सर वो बता दो, बता दिए मैंने, अब इजी तुम करके बताओ। अब तुमको समझ में आएगा कि वो आसान थे, यहां की कहानी टफ है। ट्रायंगल में जहां पॉइंट P बना हुआ है, 3 साइड है ट्रायंगल की, 2 साइड की वजह से तो फील्ड 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 साइड के तो एक्सिस पे आ गया वो, तो अब एक ही वायर का फील्ड निकालना आपको, बस नीचे वाले वायर का। नहीं C2 नहीं आएगा, ये लॉन्ग वायर नहीं है, C1 C2 नहीं चलेगा इधर, C2, लेकिन थीटा पता होना चाहिए यहां पे। C2 साइन थीटा तो समझ में आ गया मुझे कि आप 2 लाइन बनाओगे ऐसे। अभी तो आपको पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, मतलब जो ट्रायंगल की हाइट है वो किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, तो पीजीटी लगा के वो निकालो पहले तो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल बनते हैं 60-60 डिग्री के, तो उसके 2 हिस्से करोगे तो दोनों एंगल्स साइन थीटा में थीटा जो आएंगे आपके 30 आएंगे। हाँ तो आएंगे तो ट्राई करो, आंसर बताओ मुझे, तो आंसर चाहिए क्या आएगा। आपको जो सीट दी गई है उसमें बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, जो 11 12 13 14 किया ना आपने, वो पूरे 28 अरेंजमेंट वैसे ही हैं, मिलते जुलते या थोड़े से थोड़े डिफरेंट। वो क्वेश्चंस आपको करना है आज। उसमें 1-2 जगह पर करंट के डायरेक्शन उल्टे हैं, इधर से भी बता दिया और सामने से भी आता हुआ बता दिया, तो उसको किधर भी एक तरफ कर लेना है ना। आंसर डायरेक्शन में कोई चेंज आएगी तो वो समझेंगे फिर। हाँ, म्यू नोट बाई 4 पाई 2i बाई a रूट 3 इंटू
बस सही आंसर। डॉट या क्रॉस? क्रॉस। देखिए मैं बता देता हूं जिन लोगों को नहीं आ रहा समझ में। मैंने बोला था ये वाले क्वेश्चंस मैं कर देता हूं, लेकिन आपको वो करवाने थे। देखिए भैया, ये वायर की वजह से तो वहां पे 0 होगा, पक्का ना? और ये वाले वायर की वजह से भी 0 होगा। अब जो भी बचा इस वायर की वजह से ही बचा। इस वायर की वजह से निकालने के लिए पहला काम तो आपको यह करना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। या तो हाइट आपको डायरेक्ट रटी हुई हो, √3a/2 होती है ये। कितनी होती है? √3a/2। या फिर आप पीजीटी लगाओ कि ये हाइट आपको निकालना है। ये साइड कितनी है? a/2। और ये साइड कितनी है? ये a आएगी ट्राइंगल का साइड, और ये कितना आएगा? ये a/2 आएगा, हाँ ना? तो या तो फिर पीजीटी लगा के आप निकालो हाइट, तो भी आंसर वही आएगा। अगर आप पीजीटी भी लगाते हैं तो भी। तो याद ही रखो, बेटर है। कितनी होती है? √3a/, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई। अब दोनों वायर के जो दोनों एंड है वहां से दो लाइन ऐसे मिलाई जाएंगी, है ना? ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। और ये भी क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 60 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो अल्फा और बीटा दोनों क्या बन गए? 30-30। बस हो गया सोल्व। क्या फॉर्मूला? μ0/4 I/r। आर की जगह पे क्या रखना है? √3a/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा और बीटा दोनों 30 डिग्री हैं। 2 साइन थीटा वाला रिजल्ट लगा दो सीधे। 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और एक 2 से 1/2 कैंसिल होके वो ब्रैकेट तो वैसे 1 बन जाएगा। और राइट साइड में है वायर के, करंट के राइट साइड में है वो पॉइंट। तो लेफ्ट ऑफ करंट डॉट फील्ड होती है, राइट में कैसी होगी? क्रॉस। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसा आएगा? क्रॉस। फिर थीटा बोला तो मैंने थीटा कुछ बोला है क्या डायग्राम में? जैसा ट्राइंगल का आंसर दिया वैसा आंसर दो, थीटा सोचो। देखिए, तो इसका आंसर तो आ गया ना क्या है? ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें क्या करना रहेगा? जो सेंटर वाले क्वेश्चंस हैं इनमें एक वायर का निकालना। पहले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगी। ये स्क्वायर में तो बहुत आसान रहेगी। कितनी रहेगी? a/2। भाई साइड की आधी हो जाएगी, लेकिन यहां समस्या है ट्राइंगल में। ट्राइंगल में पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी। कैसे निकलेगी? ये डिस्टेंस कितनी मान लेना? a/2। सेंटर से कॉर्नर आप जानते हो, a/√3। ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल पीजीटी लगा के ये निकाल लेना। ठीक है। फिर दोनों तरफ ये एंगल बनाएंगे। अब आप लोग जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल 120 डिग्री का होता है। तो अल्फा और बीटा दोनों कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री 60 डिग्री। अब एक वायर की वजह से यहां पे फील्ड निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा इस वायर की वजह से होगा वैसा इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। ट्राई करना है, मतलब नहीं आए तो मुझे तो बताना ही है कल। तो ऐसे सारे क्वेश्चन ये ट्राई करना है। करोगे? वो मुझे नहीं पता। 9th और 10th की कोशिश करना कि वो भी निकाल के ला पाओ। वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे कि आप सॉल्व कर लग के ला पाओगे, लेकिन 9th-10th में कल बता दूंगा फिर। ऐसा अभी जाना नहीं इधर, यहां से बैठ के करना है सारे क्वेश्चंस।